मान्यता और वास्तविकता को दर्शाती ताना बाना की एक और प्रस्तुति, पिंडदान। सुबह के रोजमर्रा के कार्यों के बाद जैसे ही फुर्सत मिली, मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो पाया कि 3-4 मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप पर कई मैसेजेस थे। एक ही मैसेज को कई लोगों ने भेजा था। शहर के विख्यात उद्योगपति श्री अशोक कुमार सक्सेना का निधन लंबी बीमारी की वजह से दिल्ली में हो गया है। पहले से ही सबको पता था कि वे हेपेटाइटिस सी और लिवर सिरोसिस से ग्रस्त थे। अभी भी बाजार में यह खबर थी कि पिछले 15 दिनों से उनका इलाज वहाँ के किसी बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। चूँकि उनके दोनों बेटे विदेश में बसे थे और अभी कोरोना संक्रमण के कारण भारत आने में असमर्थ थे और उनकी पत्नी भी अपनी अस्वस्थता की वजह से उनके साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए वे अपने छोटे भाई के साथ जौनपुर से दिल्ली इलाज के लिए गए हुए थे। नामी ग्रामी परिवार होने के कारण सभी की रुचि उनके बारे में जानने की रहती थी। अब मैंने मिस्ड कॉल को कॉल बैक करना शुरू किया। पहला कॉल, हेलो अमृता। हेलो चित्रा, कैसी हो? तुम्हें अब तक तो खबर मिल गई होगी सक्सेना साहब के बारे में। पता चला मुझे। उनका दाह संस्कार दिल्ली में ही होगा। परिस्थितियों के कारण बॉडी को यहाँ ला ही नहीं सकते हैं। ओह, सो सैड। चलो कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं, मैंने आ भर कर कहा। दूसरा कॉल, हेलो रोहिणी। हेलो चित्रा, कैसी हो? तुम्हें पता चला सक्सेना साहब के बारे में? सुना मैंने। उनकी डेथ लीवर की बीमारी के कारण नहीं हुई, वो तो कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। ओहो रोहिणी, ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। लो इम्यूनिटी वालों पर कोरोना का असर ज़्यादा होता है, मैंने कहा। तुम सही कह रही हो चित्रा। अच्छा चलो, फिर बाद में बात करेंगे। यह कहकर रोहिणी ने फ़ोन रख दिया। तीसरा मिस्ड कॉल को जब कॉल बैक किया तो जो खबर मिली वह कुछ ज़्यादा ही दुखद थी। हेलो दामिनी। हेलो चित्रा, कैसी हो? तुमने मेरा मैसेज तो देख ही लिया है सक्सेना साहब के बारे में। देखा मैंने। पता है, उनके रिश्तेदार कह रहे थे कि हॉस्पिटल वाले कोरोना होने के कारण उनकी बॉडी को नहीं देंगे और कोई को भी उनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए सभी परिवार वालों ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। दामिनी की बात सुनकर मैंने कहा, ओह गॉड, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। मेरा मन भी बहुत भारी हो रहा है ये सब सुनकर। उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी यार, कह के मैंने फ़ोन रख दिया। तभी अचानक बाजे वालों की ढम ढम करती हुई रघुपति राघव राजा राम की धुन कानों में गूंज उठी। बाहर बालकनी में आकर देखा कि 4-5 बाजे वाले थे और 10-12 लोग बदल बदल कर कांधा दे रहे थे एक अर्थी को। कुछ फूल मालाओं से सजी अर्थी में शव का खुला चेहरा और मस्तक पर बड़ा सा तिलक। अरे, ये तो नुक्कड़ वाले तिवारी जी हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड ऑफिसर थे। पति पत्नी दोनों अकेले ही रहते थे। 2 शादीशुदा बेटियां हैं और बेटियां अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हुई हैं। मुझे पार्क में अक्सर मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख जाते थे तिवारी जी। मेरी काम वाली बाई भी मेरे पीछे आकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसने बोला, देखो भाभी, कितनी बढ़िया मौत पाए हैं इन तिवारी जी। दूधवा पी के रतिया के सूते गए और हमेशा बदे सूतल रह गए। तो के पता बा, उनका क्रियाक्रम उनकर दोनों बिटियन करिए। काम वाली बाई ने बेटियां शब्द पर जोर देकर बताया। 2 दिन बाद फिर फ़ोन कॉल का सिलसिला चालू हुआ तो पता चला कि सक्सेना साहब की फाइनल रिपोर्ट अभी आई और वो नेगेटिव थी, लेकिन तब तक तो उनके तिये की रस्म भी हो चुकी थी। पुत्रों द्वारा पिंडदान की महत्ता और मोक्ष प्राप्ति की पौराणिक मान्यता आज मेरे सामने प्रश्न बनकर खड़ी है और उनका उत्तर मैं इन 2 घटनाओं में ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ।